अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक इज बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड ग्रोथ स्ट्रैटेजीज। तो अभी हमने ग्रोथ की तो बात कर ली, लेकिन इसको एनहांस करने के लिए कैसे करें? ठीक है, तो कैसा होता है कि देर इज अ विशियस सर्कल ऑफ पावर्टी। ठीक है, तुम ये देखो ना, अब जैसे तुम जो गरीब लोग इन जनरल देखते हो, सपोज लेबर क्लास के या उस टाइप के, उसमें होता क्या है, दे आर लाइकली टू रिमेन पुअर अनलेस समथिंग मिराकुलस हैपन इन समवन्स लाइफ, और उसका का कुछ बिजनेस था, जो चाय टपरी थी वो आज बड़े चेन बन गई वगैरह, वो एक अलग बात है। ऐसे भी केसेस है, बहुत बड़े बड़े बिजनेसेस जीरो से शुरू हुए, रैग्स टू रिचेस की भी स्टोरीज है। ठीक है, वो अलग बात है, बट इफ समवन इज पुअर, इट इज वेरी लाइकली दैट ही और शी विल रिमेन पुअर, एंड हिज नेक्स्ट जनरेशन वुड ऑल्सो रिमेन पुअर। ठीक है, it is if someone is in middle class, it is very likely that they would be they would remain in a middle class with a slightly better lifestyle. And if someone is very rich, they are like, they themselves and their children or future generations are likely to remain rich. ओके, तो अब हम अगर पुअर की बात करें, तो अगर जो गरीब देश है, हम यहाँ इंडिया की बात नहीं कर रहे, मैं एक इन जनरल बात कर रहा हूँ, अफ्रीकन कंट्रीज, साउथ अमेरिकन, ये जितनी भी जो जो कंट्रीज पीछे है, तो ये पुअर अगर है तो उसके पीछे कुछ रीजंस है। अब उनको उस पावर्टी ट्रैप में से निकालना पड़ेगा, तो उसके लिए ग्रोथ की कुछ स्ट्रैटेजीज होती है। ठीक है, तो वो कैसे की जाए? ओके, यानी ये कैसा, वो विशेष सर्कल उसको क्यों बोलते हैं पावर्टी का? मतलब ये इंसान, एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के लिए भी वैलिड है और एक इकोनॉमी के लिए भी वैलिड है। वो उसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो परपेचुअल उसी साइकिल में फंसा रहेगा। यानी जैसे उसका एक एग्जांपल देखो, जैसे सपोज देर इज अ पुअर मैन हु अर्न्स विथ हिज फिजिकल लेबर। ठीक है, यानी उसकी अर्निंग उसके फिजिक, सपोज कोई रिक्शा चला रहा है या कोई लेबर है, तो उसकी जो कुछ है वो उसकी फिजिक पे डिपेंड करता है। तो अगर वो गरीब है तो उसका न्यूट्रिशन अच्छा नहीं होगा। ठीक है, अब उसका न्यूट्रिशन अच्छा नहीं होगा तो उसकी बाकी की एबिलिटीज, उसकी हेल्थ उस पर डिपेंड करेगी। उसको अगर रेगुलर विटामिन का, बाकी न्यूट्रिशन का उसको बेनिफिट ये नहीं मिला सप्लाई, तो उसकी हेल्थ डिटोरिएट होगी। ओके, सो ओवर अ पीरियड उसकी काम करने की क्षमता जो है वो कम ही होती जाएगी। और सिंस ही इज ऑलरेडी पुअर, तो सेविंग रहने का तो कोई चांस ही नहीं है, सेविंग होने का तो कोई चांस ही नहीं है ना, क्योंकि सरप्लस में कभी बचता ही नहीं है। वैसे आजकल का तो ये हालत हो गया, तुम 1 लाख रुपए कमाओ तब भी सेविंग नहीं होती, 5 लाख कमाओ तब भी सेविंग नहीं रहती किसी, क्योंकि वो कंज्यूमर इस लाइफस्टाइल वैसी बन गई है। हर कोई अपनी इनकम को अपनी लाइफस्टाइल के साथ सेट कर लेता है। ठीक है, लेकिन जहां पे एकदम ही बेसिक नीड्स की बात आ गई कि तुमको खाने पीने के लिए ही खर्चा पूरा नहीं हो रहा, तो फिर वहां तो सेविंग होने का सवाल ही नहीं उठता ना। बाकी जो सैलरीड क्लास रहता है, मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास ऑनवर्ड्स, अपर मिडिल क्लास, ये लोग फिर भी थोड़ा बहुत सेव कर सकते हैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके, इधर उधर, यानी इंश्योरेंस पॉलिसीज, यूनिट लिंक्ड पॉलिसीज रहती है उसमें वगैरह करके। लेकिन जो गरीब है वो सेव नहीं कर सकता, तो अब वो क्या होगा, उसकी एफिशिएंसी कम होगी, और एफिशिएंसी कम होगी तो उसके इनफैक्ट खर्चे बढ़ जाएंगे बिकॉज ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन और या डिजीजेस, इम्यूनिटी कम होगी तो। और वो वैसे ही चलता रहेगा, वो उस ट्रैप में से बाहर कैसे आएगा? सो ही और शी इज ट्रैप्ड इन दैट विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी। तो सेम हैपेंस विद कंट्रीज। तो अगर कंट्रीज को डेवलप होना है, तो फिर, यानी ग्रो होना है, डेवलप तो छोड़ो, बहुत दूर की बात है, यानी ग्रो होना है, तो अगर गरीब देश को ग्रो होना है तो उसके लिए जैसे कुछ स्ट्रैटेजीज पता है। तो बैलेंस ग्रोथ स्ट्रैटेजी में क्या होता है? बैलेंस्ड ग्रोथ स्ट्रैटेजी, तो इसमें क्या होगा कि इंस्टेड ऑफ सेटिंग वन फैक्ट्री इन अ कंट्री विच इज लाइकली टू फेल, उसका मान लो किसी ने एक जूते बनाने की फैक्ट्री लगाई। ठीक है, तो इट इज वेरी लाइकली दैट दिस फैक्ट्री विल इवेंचुअली शट डाउन। द रीजन बीइंग, इसके कंज्यूमर्स नहीं होंगे, यानी लोगों के पास पैसे ही नहीं है, तो तुम्हारा प्रोडक्ट खरीदेंगे कहां से? समझी कि नहीं? यू वोंट बिलीव, इंडिया के लोगों के पास पैसे होने चाहिए या अपनी गरीबी से बाहर निकले, इसकी चिंता बाहर के कंट्रीज को ज्यादा है।
कंपेयर टू यहाँ की जो सरकारें आती है, वो तो सारी पैसे कमाने में लगी रहती है। वो क्यों? अगर तुम्हारे पास पैसे ही नहीं होंगे, तुम आईफोन कैसे खरीदोगे? तुम इनकी गाड़ियां कैसे खरीदोगे? तुम इसीलिए तो वर्ल्ड बैंक से लोन्स देते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, उस बहाने एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, और उस बहाने लोगों की जेब में पैसे आएंगे और हमारे प्रोडक्ट्स खरीदेंगे। समझे? तो उसकी बैलेंस ग्रोथ स्ट्रेटेजी का बेस्ट ये होगा कि इंस्टेड ऑफ सेटिंग वन इंडस्ट्री, यू सेट मल्टीपल इंडस्ट्रीज। ओके, बहुत सारी। और ये सारी इंडस्ट्रीज जो है, ये एक दूसरे के लिए कॉम्प्लीमेंट करेंगे, एंड दे विल क्रिएट डिमांड फॉर ईच अदर। ठीक है? दे विल क्रिएट व्हाट? अ डिमांड फॉर ईच अदर। ठीक है? एंड इवेंचुअली व्हाट विल हैपन इज, इसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा ढेर सारा, और एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा तो परचेजिंग पावर बढ़ेगी। परचेजिंग पावर अगर तुम्हारी बढ़ी, तो तुम्हारा क्या बढ़ेगा? कंजम्पशन। तुमको एक्चुअली अपने आंसर्स में भी ऐसे फ्लो चार्ट्स बनाने चाहिए, मेंस के। कंजम्पशन बढ़े, अगर बढ़ रहा है तो दैट विल फर्दर क्रिएट डिमांड। ठीक है? एंड डिमांड विल व्हाट? इवेंचुअली स्टिमुलेट मोर प्रोडक्शन। समझ रहे हो? तो प्रोडक्शन विल गो अप। ठीक है? फिर मोर प्रोडक्शन से, और वो जो जो प्रॉफिट में रहेगी इंडस्ट्रीज, व्हाट दे विल डू इज दे विल इन्वेस्ट फर्दर। हाँ, इन्वेस्ट इन न्यू बिजनेसेस। ओके, विच विल फर्दर क्रिएट। तो ऐसे करके ये जो पहले विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी था, ये एक वर्चुअस सर्कल बन सकता है। ओके? जो भी गवर्नमेंट होती है किसी भी कंट्री की, या सपोज वहां की जो सेंट्रल बैंक का मतलब जो उसकी मेन बैंक है, जैसे इंडिया की केस में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यूएसए में फेडरल रिजर्व्स, और इंग्लैंड में बैंक ऑफ इंग्लैंड वगैरह। तो इनका एक मेन काम क्या होता है? इनकी दो चीजें, जैसे गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ये होता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, ये कम नहीं होनी चाहिए। ये डिमांड अगर कम हो गया, हो गई, तो इकोनॉमी गई। समझ गए? डिमांड अगर कम हुआ तो इकोनॉमी गई। और जो सेंट्रल बैंक्स होता है, उनका एक मेन काम क्या होता है? टू टू मेंटेन द वैल्यू ऑफ देयर करेंसी। करेंसी की वैल्यू कम नहीं होनी चाहिए। करेंसी की वैल्यू कम हो गई मतलब क्या हुआ? कि इन्फ्लेशन बढ़ गया। यानी मान लो तुम आज एक चीज 100 रुपए में खरीद रहे थे, वही चीज तुम अगले साल 110 रुपए में अगर खरीद रहे हो, तो इसका मतलब 10% का इन्फ्लेशन हुआ ना, तो रुपी तुम्हारे लोकल करेंसी की वैल्यू कम हो गई ना। यानी उतने पैसे में उतना माल नहीं मिल रहा। तो इसका मतलब क्या हुआ? करेंसी डीवैल्यू हुई है। तो सेंट्रल बैंक्स का मेन काम होता है करेंसी की वैल्यू को मेंटेन रखना, और गवर्नमेंट का काम ये होता है कि इकोनॉमी में डिमांड रहे, ये इंश्योर करना। ठीक है? अभी लॉकडाउन के टाइम पे यूएसए में, यूएस गवर्नमेंट ने $3 ट्रिलियन का स्टिमुलस पैकेज दिया था। जस्ट इमेजिन, $3 ट्रिलियन। उतनी इंडिया की जीडीपी है। अब ये स्टिमुलस पैकेज क्या था? सब कुछ बंद है, लॉकडाउन है। उन्होंने क्या बोला, सरकार ने, अमेरिकन गवर्नमेंट ने, वो गवर्नमेंट रिच भी है, वो प्रॉस्परस कंट्री है, वो ये अफोर्ड भी कर सकती है। उन्होंने बोला हम हर किसी के अकाउंट में $1500 भेजेंगे। ठीक है? हर किसी के अकाउंट में। अब मान लो एक घर में चार में मेंबर्स है, तो घर में $6000 आ गए। ठीक है? अब वो इररिस्पेक्टिव, उन्होंने उसमें ये नहीं देखा कि कोई अमीर है गरीब है, वो मार्क जुकरबर्ग को भी मिले होंगे। ओके? और एक सड़क पे जो सो रहे हैं, उनको भी मिले होंगे। तो वो क्यों? क्या अभी लॉकडाउन तो है, लेकिन तुम दूसरी चीजों में खर्चा करो, मैकडोनल्ड से ऑनलाइन बर्गर मंगाओ, या ऑनलाइन तो चल रहा था ना, बहुत कुछ ऑनलाइन, बहुत कुछ चल रहा था लॉकडाउन के टाइम पे, पब्लिक वो सब बंद था। तो वहां लोगों के पास पैसे आ रहे, अच्छा वहां के लोग खर्चे भी बहुत करते हैं, घूमते फिरते ये सब करते, तो वो तो कर नहीं रहे थे। अब खा पी के भी कितना खाएंगे? तो उनके पास बहुत सारे पैसे बच रहे थे। तो वो पैसे वो क्या कर रहे थे? स्टॉक मार्केट्स में इन्वेस्ट कर रहे थे, यानी पार्टिसिपेटरी फंड्स में। दोज फंड्स इन्वेस्ट इन वेरियस इंटरनेशनल स्टॉक मार्केट्स। तो अनबिलीवेबली, कोविड का लॉकडाउन की न्यूज आई तो 8-10 दिन के लिए स्टॉक मार्केट इंडिया में क्रैश हुआ। ठीक है? अच्छा खासा 12,000 पे तब निफ्टी चल रहा था, 8,000 पे आ गया। ठीक है? यानी 25-30% क्रैश हुआ। और क्रैश हुआ नहीं, कुछ दिन बाद वो रिकवर होते जा रहा है, होते ही जा रहा है, और नए हाइज बना रहा है। लॉकडाउन चल रहा है पूरे कंट्री में, और नए हाइज पे हाइज बनते जा रहे हैं निफ्टी में, एज इफ की इकोनॉमी इतनी बूमिंग है। तो ये क्यों हो रहा था? क्योंकि उसमें फंड बहुत आ रहे थे ना, ये स्टिमुलस पैकेज जो यूएस ने दिया था, डॉलर्स में वो भी।
ठीक है, इंडियन इकोनॉमी में फंड इन्फ्यूज हो रहे थे। तो सब लोग बोल रहे थे ये फेक रैली है, ये वो है, लेकिन बात यही है ना कि वो लोग पैसे का करेंगे क्या? वो इन्वेस्ट करते जा रहे थे। और यहाँ इंडियन स्टॉक मार्केट, इंडियन क्या, बाकी भी चाइनीज स्टॉक मार्केट, ये नए नए हाइस बनाता जा रहा है, और इधर पूरा प्रोडक्शन बंद है। यानी ऐसे हाइस तो जब नॉर्मल इकोनॉमी चल रही होती तब नहीं होते। ओके, तो ऐसे ही है। तो पॉइंट इज डिमांड क्रिएट, डिमांड हमेशा इंटैक्ट रहनी चाहिए। सो दिस वाज द बैलेंस ग्रोथ स्ट्रैटेजी। अब हम इसमें एक चीज, फिर दूसरी इसमें जो एक अनबैलेंस्ड ग्रोथ स्ट्रैटेजी भी होती है। अनबैलेंस्ड अनबैलेंस ग्रोथ स्ट्रैटेजी। अनबैलेंस ग्रोथ स्ट्रैटेजी में क्या होता है कि देर आर टू थिंग्स, डायरेक्टली प्रोडक्टिव एक्टिविटीज एंड सोशल ओवरहेड कैपिटल। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि इंस्टेड ऑफ बैलेंस्ड इकोनॉमी में ग्रोथ स्ट्रैटेजी के कई सारे क्रिटिसिज्म्स भी थे, वो सब हम करेंगे आगे। कि वो मतलब उसके लिए बहुत सारे पैसे चाहिए। तुमको ढेर सारी फैक्ट्रियां लगानी तो ढेर सारे पैसे भी तो चाहिए ना। तो वो कोई कंट्री पुअर इसीलिए तो है क्योंकि वो पैसे नहीं है, इसीलिए तो फैक्ट्री नहीं लगा सक रही ना। दैट इज प्रिसाइजली द रीजन। खैर उस केस में फिर उनको इंटरनेशनल फंडिंग वगैरह मिलेगी और वो सबसे वो करेंगे, वो तो अलग चीज है कि फंड्स रेज भी किए जा सकते हैं। हाँ, बट पॉइंट इज यू डोंट हैव फैक्ट्रीज प्रिसाइसली बिकॉज ऑफ द रीजन दैट यू डोंट हैव मनी। है कि नहीं? तो अभी डीपीए में क्या होगा, डायरेक्टली प्रोडक्टिव हम अनबैलेंस ग्रोथ स्ट्रेटेजी क्या होती है, ये सब अभी हम ब्रीफली ही बात कर रहे हैं कि इसमें तुम प्रोडक्टिव एक्टिविटीज एक चीज हो गई, और एक हो गया सोशल कैपिटल, सोशल ओवरहेड कैपिटल। मतलब क्या कि तुम दोनों को अनबैलेंस, जानबूझ के इकोनॉमी में इम्बैलेंसेस क्रिएट करो। यू क्रिएट डेलिबरेट इम्बैलेंसेस इन द इकोनॉमी। ओके, यानी कि तुम क्या करो, एक को निग्लेक्ट करो और एक को प्रमोट करो। ठीक है, उसका एक बेनिफिट होता है। यानी जैसे मान लो तुमने डायरेक्ट प्रोडक्शन पे बहुत भर दिया एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए या एक साल के लिए, जो भी है, तुमने ढेर सारा प्रोडक्शन किया, फैक्ट्रीज वैक्ट्री ये सब की। तो अब क्या होगा कि प्रैक्टिस ये सब तो हो गया, तो गवर्नमेंट पे एक प्रेशर क्रिएट होगा कि प्रोडक्शन तो होता है, अमीर लोग अमीर बन रहे हैं, ये सारा हंगामा मचेगा, और मीडिया वीडिया में ये सब, प्रोवाइडेड कि वो मीडिया गोदी मीडिया ना हो, तो ये सारा हंगामा मचेगा, पूरा ये होगा ये कि प्रोडक्शन होता जा रहा है, लेकिन यहाँ एम्प्लॉयमेंट तो मिल नहीं रहा, एजुकेशन पे खर्चा नहीं हो रहा, हेल्थ फैसिलिटीज देखो कंट्री में कैसी है, लोगों के लिए हॉस्पिटल नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, सड़कें नहीं है। तो फिर अब क्या होगा, ये इधर तुम्हारी डेवलपमेंट हो गई, इधर निग्लेक्ट हुआ, तो इधर के लिए एक प्रेसिंग, तुम्हारे ऊपर एक प्रेशर पड़ेगा कि इस पे काम करो। सो व्हाट यू विल, योर नेक्स्ट स्ट्रैटेजी वुड बी, नाउ यू हॉल्ट, नॉट हॉल्ट, उसको स्लो डाउन करो प्रोडक्टिव एक्टिविटीज को, एंड इन्वेस्ट इन सोशल कैपिटल। नाउ यू क्रिएट, स्टार्ट क्रिएटिंग हॉस्पिटल, स्कूल्स, रोड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, यानी सोशल डेवलपमेंट के इसमें ये करो, विमेन्स एम्पावरमेंट पे काम करो, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को एम्पावर करो। ठीक है, मैल न्यूट्रिशन, हंगर, इस पे काम करते जाओ। अच्छा, फिर क्या होगा, तुमने एजुकेशन और इस पे अगर अच्छा खर्चा करना चालू कर दिया, तो अब इस इधर तुमने निग्लेक्ट किया, तो अब क्या होगा कि यहाँ से लोग अच्छे कॉलेज ये एजुकेट होंगे, नए नए कोर्सेज लॉन्च होंगे, और नया यूथ मार्केट में सपोज आया एजुकेटेड, तो उनके लिए नौकरियां कहाँ है? नौकरियां नहीं है ना। तो अभी इधर डेवलपमेंट करो, इधर प्रोडक्टिव एक्टिविटीज और इसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए काम करो, तो इनको नौकरियां भी मिलेंगी। ठीक है, और फिर ये निग्लेक्ट करो, तो ऐसा क्या होगा, ये डिलिबरेट इम्बैलेंसेस करते करते यहाँ पे तुम देख रहे हो ना, हो तो ग्रोथ ही रही है अलग अलग इसमें, बिकॉज वन वन पार्ट इज कंपेलिंग द अदर पार्ट टू ग्रो। समझ रहे हो? सो अनबैलेंस ग्रोथ स्ट्रैटेजी ये होती है। ओके, तो नाउ विच वन इज बेटर, बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड, वो एक चर्चा का विषय है, तो उस पे हम आगे बात करेंगे। ये समझ गया तुमको, ग्रो बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड ग्रोथ स्ट्रैटेजीज। ओके, तो इसी में हम फिर इसका क्रिटिसिज्म और ये सब भी आगे करेंगे। ओके, फिर